मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, मेरे प्यारे परिवारजन, हिंदुस्तान के कोने कोने में बैठे हुए मेरे परिवारजन, दुनिया के कोने कोने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवारजन, आप सबको आजादी के पावन पर्व की फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए लाल किले से कई सारी बड़ी बातें कही, लेकिन इस दौरान उन्होंने कुछ खास शब्दों का जिक्र किया जिन्हें वो अमूमन लाल किले की प्राचीर से करते हुए उन्हें नहीं देखा गया, जिसमें वो पहले मित्रों, साथियों, दोस्तों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने परिवारजनों कहकर, परिवार वालों कहकर राष्ट्र को संबोधित किया है। मेरे परिवार वालों, उनके इस संबोधन को लेकर भी अब खबरें बन रही हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में सर मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों के चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि एक और जो प्रयोग धर्मिता है वो साफ जाहिर होती है, और प्रधानमंत्री ने बहुत सोच समझकर इस बार परिवार वालों शब्द इस्तेमाल किया, और उसके पीछे कारण ये है कि 140 करोड़ के आवाम की ताकत उनके साथ जुड़ी हुई, उनका आशीर्वाद है, ये बात ये कहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम मिलकर के रहेंगे, मिलकर रहना है। दैट मीन्स कि जिस तरह के आरोप लगते हैं प्रधानमंत्री पर, फिरका परस्ती का या यहाँ पर नफरत के माहौल का, प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से सबको अपने परिवार का सदस्य बताया, और सबको बताया कि वो मुखिया माने अपने आप को, या प्रधानमंत्री उनके संदेशवाहक के रूप में, या उनके प्रतिनिधि के रूप में, या मुखिया के रूप में, जो मानना है वो एक दूसरे को माने। तो परिवार वालों शब्द का जहां भी प्रधानमंत्री उस फ्लो में भूल करके मेरे देशवासियों, प्यारे देशवासियों शब्द कहते थे, लेकिन उसके पहले ही वो परिवार वालों शब्द का इस्तेमाल करते थे। बहुत पूरे 90 मिनट के भाषण में वो परिवार वालों शब्द का ही इस्तेमाल किया। 2024 आने के पहले जिस तरीके के आरोप इस 9 साल के शासनकाल को लेकर के कांग्रेस लगा रही है, और आप देख रहे हैं कि उनके भाषण के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव का बयान आया, खड़गे का बयान अब आ रहा है, उसमें विकास को लेकर के या देश के लोकतंत्र की मजबूती को लेकर के ढेर सारे सवाल अब उठा रहे हैं लोग। लेकिन जब उन्होंने परिवार वालों कह करके और देश की जनता के साथ संवाद किया है, इसका मतलब है कि उनके लिए न कोई अमीर, न कोई गरीब, न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई जाति, न कोई एससी, न कोई एसटी, सबके वो हैं, वो सबके हैं। ये प्रधानमंत्री ने शब्द का इस्तेमाल करके संदेश देने की कोशिश की है, न सिर्फ भारत के 140 करोड़ आवाम को बल्कि पूरी दुनिया को, कि लोकतांत्रिक भारत में जो एक सहमति और असहमति के बीच में परिवार का एक कंसेप्ट है, उसमें मुखिया और उसके सदस्य रहते हैं। ऐसा ही कुछ व्यवहार भारत में भी सरकार के तौर पर जनता के साथ या जनता के उनसे, और इसमें जो असहमति भी बनती है उसका निराकरण करने की कोशिश की जाएगी, की जाती रही है। ऐसा प्रधानमंत्री ने संदेश देने की कोशिश की है। शेखर, मुझे लगता है कि ये प्रयोग जिस पर सोशल मीडिया में और तमाम मीडिया चैनल्स पर आने वाले समय में चर्चा होगी, वीके न्यूज़ ये सवाल भी उठाता है और इस पर एक विश्लेषण भी इसीलिए प्रस्तुत करता है कि आखिर में जो आरोप ये लगाए जाते हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, कुछ लोगों में डर और नफरत का माहौल, संप्रदायों के बीच डर और नफरत का माहौल है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि 140 करोड़ के साथ जब वो संवाद कर रहे हैं, ना सिर्फ ये आरोप जो है वो देश में बल्कि विदेशों से भी लगाए जाते हैं, चाहे वो यहाँ के लोग बाहर जाकर ये आरोप लगाएं या फिर कुछ इस्लामिक देश भी इस पर कई बार कमेंट करते हैं। कई बार कुछ रिपोर्ट्स भी, अलग अलग इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स भी प्रधानमंत्री मोदी पर इस चीज़ को लेकर हमला बोलने की कोशिश करती हैं। लेकिन ताज़ा परिवेश में जो माहौल अभी हाल फिलहाल के दिनों में देखने को मिला, जैसे नूह में दंगे हुए, मेवात में दंगे हुए, मणिपुर में जो माहौल है, उन तमाम चीज़ों को लेकर कानून व्यवस्था या जो प्रशासन है वो तो अपना काम कर ही रहा अपने स्तर पर, लेकिन इन्हें लेकर हमेशा बीजेपी की तरफ या प्रधानमंत्री की तरफ जो है एक टारगेट करने की कोशिश अपोजिशन पार्टियां करती हैं। तो क्या आप देखते हैं कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो प्रधानमंत्री सबके हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो? बिल्कुल। और इसमें आपने अगर देखा हो तो उन्होंने सबका जिक्र करते हुए पसमानदा शब्द का इस्तेमाल किया एक बार, कि जैसे दलित, अमीर, गरीब, नीचा, ऊंचा, जितने भी आप शब्द गढ़े जाते हैं राजनीतिक शैली में जब कोई नेता बोलता है, अब की बार उन्होंने पसमानदाओं का भी जिक्र किया और साथ मिलकर रहने की भी बात उन्होंने कही है। और परिवार वालों का मतलब यह है कि अगर प्राचीर से संबोधित कर रहे हैं तो
आरोप तो खैर वो लगाते रहेंगे जिनको लगाना है, लेकिन वो 140 करोड़ की बात कर रहे हैं और 140 करोड़ में सब आ जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका प्रतिनिधित्व वो कर रहे हैं और सबका आशीर्वाद मिला है। यही तो वो भरोसा और विश्वास है प्रधानमंत्री को, जिसके आधार पर वो कह रहे हैं कि अगले 5 साल बहुत जो है वो चुनौतियों भरे भी होंगे, लेकिन भारत की 2047 की तस्वीर इसमें साफ हो जाएगी। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ जो भी काम अब ये होने जा रहा है अगले 5 साल में, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं अगले 5 साल में, वो 1000 साल के भविष्य को, सुनहरे भविष्य को तय करेगा। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शब्दों में भी कहा है कि अगले आने वाले 1000 सालों पर इसका प्रभाव रहेगा। लेकिन एक और सवाल सर मैं आपसे, सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो इसी परिवार वालों जिनसे वो संवाद कर रहे थे, मैं पहले ही इसका इस्तेमाल कर चुका हूं कि वो संवाद कर रहे थे, 140 करोड़ की जो आवाम है उसी के ताकत की बदौलत प्रधानमंत्री को ये भरोसा है। ये भी उन्होंने संदेश देने की, क्योंकि अगर आप विकसित राष्ट्र बनने का सपना देखते हैं, विकसित राष्ट्र की तरफ अग्रसर होते हैं, तो ये जो कुछ एक कुरीतियां, कुछ एक समस्याएं हैं, इनको भी निकालकर बाहर फेंकने का जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया। क्या कुछ कहा, वो बयान भी उनका सुनवाएंगे जहां पर उन्होंने एकता को लेकर एक बहुत ही शानदार संदेश देने की कोशिश की है। किस तरीके से एकता और विकसित राष्ट्र को उन्होंने एक साथ बांधने की कोशिश की है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का ये अंश, मैं बड़ा सवाल पूछ रहा हूं सर आपसे, ये अंश उन्हें भाषण या वक्ता के लिहाज से अटल बिहारी वाजपेयी या विवेकानंद की सूची में रखता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब शिकागो में विवेकानंद संबोधित कर रहे थे तो दुनिया, जब वहाँ पर लेडीज एंड जेंटलमैन कहा जाता था, और जब विवेकानंद की बारी आई तो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स उन्होंने संबोधित किया था। पिछले 9 सालों में मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे भाइयों बहनों, जो इस तरह का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है आम रैलियों में या किसी मंच से, कोई भी नेता करे या प्रधानमंत्री करते, लेकिन इस बार भरोसा है ये उस प्रधानमंत्री का जो 9 साल में इतना तादाद में इतना ज़्यादा संवाद बना चुका है अपने लोगों से, अपने देशवासियों से, कि उसको ये एहसास होता है कि वो परिवार का एक सदस्य है और 140 करोड़ के आवाम उसके सदस्य हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें असहमति हो सकती है, मुखिया से भी हम परिवार में असहमति हो सकती है, उस असहमति में सहमति के रास्ते भी तय किए जाएंगे, इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, क्योंकि सबको साथ रहना है, अर्थात ये परिवार बिखर नहीं सकता, ये भी संदेश प्रधानमंत्री ने दिया, इसलिए बार बार मेरे परिवार वालों का वो शब्द का वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक बात उन्होंने बहुत साफ तौर पर कही है, जो शायद कई लोगों ने गौर की है, नहीं की है, लेकिन उसमें उन्होंने जुबान को लेकर भी जिक्र किया है कि लोगों को अपनी जुबान पर भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों की तरफ संदेश है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, कोई भी हो, कि अपने शब्दों का चुनाव या आप क्या कह रहे हैं उसका चुनाव जो है आप उसको बड़ा ध्यान से करें। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को ये एक तरीके से आप कड़ी चेतावनी भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ना कहें जिससे माहौल खराब हो। क्या इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है? क्योंकि वो परिवार वालों तो कह रहे हैं, लेकिन परिवार का मुखिया परिवार के सदस्यों को नसीहत भी दे रहा है कि भाई प्यार से रहना, लड़ना नहीं है। बिल्कुल, और ये साफ साफ परिवार में जो भी सदस्य हैं, यहाँ तक कि बहुत नज़दीकी भी, अगर उनके पार्टी का भी कोई बयानवीर है वो अनाप शनाप बयान देता है तो प्रधानमंत्री समय समय पर नाराजगी जाहिर करते हैं। हालांकि विपक्ष आरोप लगाता है, एक तरफ तो वो डांटते हैं, फटकारते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग और बयान देते हैं। ये जो बदजुबानी का तौर तरीका है, इस पर लगाम कसा जाएगा, और जब समय विकास के साथ जब आम जनता जुड़ जाएगी तो इन बयानों के कोई मायने रह नहीं जाएंगे। शेखर, चाहे पक्ष करे या विपक्ष करे, आप अपने लिए, पार्टी के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, जो राजनीति तो है, राजनीति का अंग है, लेकिन राजनीति इतना सतही न हो जिसको जनता समझ के थू थू करे। ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझना चाहिए, कांग्रेस को भी समझना चाहिए। प्रधानमंत्री अब पार्टी के एक नेता के तौर पर या सदस्य के तौर पर इस समय संवाद नहीं कर रहे थे, वो लाल किले की प्राचीर से जनता से संवाद कर रहे थे। मैं एक बड़ी बात इस पर यह कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को पिछले 9 सालों के संवाद के दौरान ये महसूस हो रहा है कि जब वो अगली बार भी वो चुनाव में जा रहे हैं तो अपने परिवार वालों से जो पूरा हिसाब वो दे रहे हैं, विभिन्न मंचों से, विभिन्न रैलियों में, विभिन्न सभाओं में, वो भरोसा है कि वो परिवार वाले उसका मूल्यांकन करेंगे और उसका उचित आशीर्वाद, उचित पारितोषिक प्रधानमंत्री को देंगे। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी के लाल किले पर भाषण के दौरान जिन शब्दों का उन्होंने चुनाव किया और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा
कि आने वाले 5 सालों का हिसाब जो है या अगले आने वाले 5 सालों की रूपरेखा जो है वो अगले 15 अगस्त पर वो बतौर प्रधानमंत्री जो है लाल किले की प्राचीर से बोलेंगे इस मामले को लेकर, ये उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने परिवार वालों का शब्द का जिक्र किया, इस जिक्र के साथ अब देखना होगा कि क्या उनके इस शब्द को देश जो है उस तरीके से लेता है जिस तरीके से प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं। और जो भाषण का जो अंग, जो जिस हिस्सा पे हमने चर्चा की, वो हिस्सा क्या है वो आप खुद भी सुनिए और इस पर अपनी राय आप दीजिए कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले कि हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए एकता का संदेश। भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सबने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव